हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम पढ़ रहे थे गवर्नेंस के बारे में। हमारी यूनिट चल रही थी गवर्नेंस की। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा जुडिशरी के बारे में। अब हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चैप्टर है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी लोकल गवर्नमेंट के बारे में। चैप्टर का नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रेजेंट पर्सपेक्टिव विद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। हम देखेंगे क्या है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, एमएलएज होते हैं, गवर्नर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में। हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे सरपंच होते हैं, हमारे जिला परिषद होते हैं, हमारी लोकल नगर पालिकाएं होती हैं, हमारे नगर निगम होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि कैसे पावर का डिसेंट्रलाइज हुआ। देखिए, शुरुआत में ये नहीं थी, बाद में बनी है, लेकिन डीपीएसपी में थी। तो कैसे बने, इसके लिए कौन कौन सी कमेटी आई, कौन कौन से कमीशन आए, कहां से क्या क्या हुआ, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसके पहले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट अपने यहीं से करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से। तो पहला अपने देखते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखिए क्या है। हमें पता है कि हमारा जो देश है वो अलग अलग स्टेट से, प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश रूल स्टेट के मिलने से, उनकी फेडरेशन से, उनके फेडरेशन से बाद में यूनियन बनने से देश बना है। तो पूरे देश का एक सिस्टम है। तो व्यवस्था को, सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने के लिए हर स्टेट में अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है, अपनी एक अलग व्यवस्था, एक अलग एग्जीक्यूटिव, सब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट है, उसके बारे में। एक स्टेट है। अब यहां पर स्टेट का मतलब पहले जो अपने समझ रहे थे वो नहीं है। यहां पर स्टेट का मतलब स्टेट, जैसे राजस्थान, पंजाब, ठीक है, राजस्थान है, पंजाब है, हमारा यूपी है, एमपी है, बिहार है, ये स्टेट्स हैं। हमारा तमिलनाडु है, ठीक है ना, ये स्टेट्स हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसकी गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैसे काम करती है। जैसे सेंट्रल लेवल पर कहते हैं या पूरे यूनियन में, पूरे देश में जो एक सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। एग्जैक्ट वैसे ही स्टेट में भी एक बॉडी होती है, उनकी कंपेरिजन छोटी है, लेकिन एक स्टेट पर रूल करती है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले है अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो, हमारा देश एक यूनियन है, लेकिन चलाने के लिए तो सभी स्टेट को अलग अलग गवर्नमेंट दी गई है, लेकिन वो काम करती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसी के अंडर। तो बताया गया है कि जैसे एक नेशन में, हमारे देश में, देश को चलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट होते, ओके, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट है। इनको एडवाइस करने के लिए एक होती है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, आगे क्या है, और इनकी भी हेल्प के लिए एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यहां तक है। अब ये कौन होंगे? ये लोग भी डेमोक्रेटिक तरीके से रिप्रेजेंटर होंगे, हमारे द्वारा चुने गए होंगे, इलेक्ट किए गए होंगे। ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किए होंगे। अब बात आती है स्टेट की। जैसे एक देश के, राष्ट्र के, नेशन के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट है, वैसे ही जो स्टेट के हेड हैं वो होंगे गवर्नर। तो आर्टिकल
53, आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि हर स्टेट को रन करने के लिए इनके एक हेड होंगे, वो होंगे गवर्नर। इनके एक हेड होंगे, वो होंगे इनके गवर्नर। सॉरी, ये लिखा गया आर्टिकल 153, 153। 52 से तो वो अपने प्रेसिडेंट के बारे में कि 52 में एक प्रेसिडेंट होंगे, उसके बाद बताया है कि कैसे वो बनेंगे, कैसे वो हेड है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बताया गया है कि कैसे काम करता है। आर्टिकल 153 ये बता रहा है कि एक स्टेट है, उनके हेड होंगे एक गवर्नर, ये बता रहा है आर्टिकल 153। अब आगे बता रहा है कि ये गवर्नर कौन होंगे, ये गवर्नर कैसे काम करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये है गवर्नर। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं। एक तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हर आदमी तक पहुंच रही है, लेकिन हर आदमी को एक तरीके से इंसाफ, न्याय या एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो क्या था, हमारे जो डीपीएसपी है उनमें भी एक बात लिखी थी कि लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट बनानी होगी, पंचायत जिसको बोलते हैं वो बनानी होगी। ठीक है, इसके लिए बड़े प्रयास हुए, लेकिन देखिए कौन सी, देखो जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी, लोकल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, तो वैसे तो पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, या गवर्नर को भेजा है प्रेसिडेंट ने, इनके पास है, मतलब पावर है वो बड़ी ताकतों के पास है। अब जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी हर शहर में, हर स्टेट में, तो बहुत सारा बजट, बहुत सारी पावर इनके पास चले जाएंगी, तो पावर का डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब पावर एक जगह से निकलकर इनके हाथों में आ गई। अब कौन चाहता है कि पावर हमारे हाथों से निकलकर चली जाए, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हमारी पावर कम हो। तो इसलिए बड़ा टाइम लगा ये चीज आने में। तो 1993 में, 1992-3 में, इस टेन्योर में, इस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, उनके टेन्योर में ये चीज आई, अमेंडमेंट हुआ, और पंचायती राज को कह दो, ये लोकल गवर्नमेंट है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। देखो पहले भी ये था, लेकिन पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल नहीं था। 1959 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव से पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था, लेकिन तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। जैसे देखो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, ऐसे मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, इन सभी के बारे में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे बनेंगे, ये कौन होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसीजर है, क्या इनके राइट्स हैं, लिखा हुआ है, लेकिन इनके बारे में नहीं लिखा था। तो इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना है, इंक्लूड करना है। ये जो अमेंडमेंट थे वो थे ये 2 अमेंडमेंट। ठीक है, तो अपने वापस आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। स्टेट गवर्नमेंट में क्या कुछ होता है, तो सबसे पहले अपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या कुछ है। आपको मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नर के अंडर काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जानने से पहले अपने को थोड़ा समझना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट अलग क्यों है, अलग कैसे है, ये अलग, इसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है या नहीं है, क्या कुछ है। तो अपने पहले जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले अपने देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसी के अंदर है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही अपने देखेंगे। पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या खासियतें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है क्या, वो कैसे यूनियन गवर्नमेंट से, केंद्र से, सेंटर से अलग है, इसके बारे में देखते हैं, और ये क्यों है अपने, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज है वो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो पहला पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये देखिए क्या है, हर स्टेट की एक अपनी अलग अस्तित्व, अलग एग्जिस्टेंस है। जैसे सेंटर में क्या है, मोदी जी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर गहलोत जी हैं राजस्थान के, तो गहलोत जी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो गहलोत जी है तो इनके अंडर ही, लेकिन इनका एक अलग अस्तित्व है। ये अपनी एक अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे, सब कुछ अलग बना सकते हैं, ऐसी एक चीज है। इसके अलावा क्या है ये इंडिपेंडेंट, लेकिन चाहे स्टेट है चाहे एक सेंटर है, दोनों का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। तो इनका कोई अलग से संविधान नहीं है, इनका वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब वही जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक बीच में सेंटर होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर वगैरह या प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। इसी के अंदर लिखा हुआ है गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो जो रूल्स ये फॉलो करते हैं सेंटर वाले, वही रूल्स इनको फॉलो करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि इनका कोई अलग संविधान है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। देखो हमारा देश भी है, वो अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है, फेडरेशन से, ऐसे अमेरिका है। लेकिन अमेरिका के हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां का अपना अलग संविधान है। लेकिन भारत एक है, इसमें सभी का एक संविधान है। आगे जैसे जब मान लो कभी इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी भी कई टाइप की होती है। मेन इमरजेंसी आपको बताई थी मैंने, आर्टिकल 356 में होती है कि कहीं पर मान लो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, तो वहां की अथॉरिटी सेंटर अपने हाथ में ले लेती है। तो इमरजेंसी के टाइम में जो सेंटर है वो अलग है। वैसे तो जो स्टेट है, स्टेट की अलग पावर है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में ये जो स्टेट है वो सेंटर के अंडर आ जाता है, इसके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो अलग रहेगा। यहां पर क्या है, बड़ा सारा बीच में सेंटर है और स्टेट है, काम कर रहे हैं। वैसे तो अपना अलग काम करेंगे, कोई नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, इनकी अलग पावर्स हैं। लेकिन इमरजेंसी में स्टेट सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं, ये इनकी खास बात है। अब दूसरा क्या है, जो स्टेट के अंदर कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विस के लोग होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इनके अपने अलग है, इनके अलग है। छोटे लेवल पर आरपीएस आरएस लेवल पर अलग होंगे, लेकिन बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरे देश के एक ही प्रकार के होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। मतलब यहां से पता चलता है कि फेडरेशन तो है लेकिन एक यूनियन है, आत्मा एक है इनकी। ठीक है ना, स्टेट है, इनकी गवर्नमेंट है, अलग चल रही है, लेकिन सभी है ये एक ही। आगे देखिए क्या है, आगे वाली बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे वाली। आगे ये क्या कह रहा है कि जो स्टेट है ना, स्टेट का जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम गवर्नर के अंडर चल रहा है, और जो गवर्नर है ना उसको सेंटर में जो प्रेसिडेंट बैठे हैं उन्होंने भेजा है। ये बात करें तो इनडायरेक्टली स्टेट है, उसको चलाने का इनडायरेक्टली काम भी कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। मतलब सेंटर बड़ी पावर है। सेंटर देखो ये अपनी मर्जी से काम करेंगे, इनको भी जनता ने चुना है, लेकिन कभी इमरजेंसी आ गई तो ये इनके ही है, पूरा देश एक है, इनके निजी काम कर रहा है, क्योंकि इनको पूरे देश ने चुना है, इनको एक स्टेट ने चुना है। ठीक है, इस टाइप से इसी का पार्ट है। ये नहीं है कि हम अलग हैं, हम तुमसे अलग हो जाएंगे, हम अपना काम तुम अपना काम, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में करें। देखो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो है जनता की सुविधा के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना कुछ अलग बना के बैठ जाएंगे, ये सभी है अंदर से एक ही। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि स्टेट के अंदर जो काम होते हैं, जो इसके अंदर इसको लीड करने वाले लोग हैं वो कैसे बनते हैं, कौन होते हैं वो। तो सबसे पहली बात है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का हेड कौन होगा, हेड ऑफ स्टेट। किसी स्टेट का हेड होगा वहां का गवर्नर, वहां का राज्यपाल। वैसे नाम का ही होता है, असली पावर होती है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास,
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो इनके गवर्नर ही है। अब गवर्नर कौन होंगे, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो आर्टिकल 153 में लिखा गया कि स्टेट को हेड करने के लिए एक होंगे गवर्नर होंगे, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 153 में। अब आगे लिखा गया आर्टिकल 153 के अंदर ही लिखा गया है कि गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट भेजेंगे और गवर्नर को सलाह देने के लिए चीफ मिनिस्टर भी होंगे, ये बात लिखी गई है। यहां से पता चलता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो एक टाइप से ये जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। आगे है कि गवर्नर अपनी मर्जी से कोई फैसले ले सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। आर्टिकल 153C में लिखा गया है कि ऐसे किसी भी काम के लिए गवर्नर को कोर्ट में नहीं घसीट सकते, अपने कोर्ट में इनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते कि आपने ये काम क्यों किया है, ये तो आपकी पावर में नहीं है। उनको पावर दी है प्रेसिडेंट ने, ये नहीं भी कोई भी आप बंदा आके काम करने लग गया है, ठीक है ना। अब कोर्ट में नहीं ले सकते, उसके आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको देश की जनता ने चुनकर अथॉरिटी दी है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो अपने मोदी जी को कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने तो गड़बड़ कर दी है, नोटबंदी तो गलत बात है, इससे तो सिस्टम फेल हो गया है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि गवर्नर को किसी भी काम के लिए कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उसकी पावर है ये, ठीक है। अब गवर्नर का काम क्या है, देखिए ये गवर्नर का काम क्या है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जो स्टेट के गवर्नर है वो सिर्फ नाम मात्र के हेड होते थे। हमारे एक थे पटाभी सिद्धारमैया, उन्होंने कहा था कि गवर्नर का काम क्या है, सेरेमोनियल काम। क्या काम है? सेरेमोनियल काम। कोई गेस्ट आया है, उनके साथ चाय पीनी है, उनके साथ खाना खाना है, नाश्ता करना है, यही काम है। कोई गेस्ट आया स्टेट में, कोई फॉरेन से आया हमारे देश में, उनकी आवभगत करनी है, यही काम करनी है। तो लेकिन टाइम के हिसाब से गवर्नर के काम बदले हैं। आज के टाइम में क्या है, गवर्नर है वो स्टेट को चलाते हैं, स्टेट में उनका इंटरफेयर होता है। क्यों? क्योंकि वो हेड है स्टेट के। ये बात सही है कि जनता ने चीफ मिनिस्टर को चुनकर भेजा है। आर्टिकल 163 में लिखा गया है कि गवर्नर है उनको एडवाइस देने के लिए चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन असल में जो सिस्टम चला रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर ही हैं। लेकिन आज के टाइम में ये स्थिति बन गई है कि जो गवर्नर है वो भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सिस्टम में। अब इसके क्या कारण रहे हैं? देखिए, सेंटर में है हमारे प्रेसिडेंट और एक हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो एडवाइस देंगे वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, अपना दिमाग इतना नहीं चला सकते। सेम कॉपी स्टेट में थी, गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे, एडवाइस देंगे, बात माननी पड़ेगी। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में इतनी बात नहीं रही है, गवर्नर ज्यादा पावरफुल हो गए। अगर अपने प्रोपोर्शनली कंपेयर करें तो गवर्नर के पास ज्यादा पावर्स हैं। अब क्या कारण है कि गवर्नर के पास ज्यादा पावर्स आई हैं, अब उसके बारे में अपने देखेंगे। देखो, इसके कुछ बड़े मेन कारण है कि जिसके कारण गवर्नर है वो मजबूत हुए हैं। तो सबसे पहले जो कारण है वो देखिए क्या है, जो बड़े कारण है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि जो गवर्नर है वो स्टेट में चीफ मिनिस्टर से कई बार ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं गवर्नर। क्या कारण है? एक तो कई बार चीफ मिनिस्टर थोड़ा वीक आ जाए, कमजोर आ जाए, या चीफ मिनिस्टर की तुलना में गवर्नर के पास पावर ज्यादा आ जाए तो गवर्नर हावी हो जाता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में गवर्नर भी नहीं है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब वो क्या है, कई बार केजरीवाल के चलने नहीं देते हैं। क्यों? उनके पास पावर है, सेंटर के आदमी है इसलिए। और दिल्ली क्या एक स्टेट भी नहीं है पूरा, इसलिए वहां पर कम चलती है। दूसरा जो मेन कारण है वो है, कई बार क्या है, जो यहां पर अलायंस से सरकार बन जाती है, गठबंधन से सरकार बनती है, 2-3 पार्टियां सरकार बना लेती हैं। अब वो सरकार बन तो जाती है लेकिन वो डरी डरी सरकार है,
गठबंधन से, अलायंस से बनी है। तो ढंग से अगर किसी आदमी को, एक ही पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो सरकार थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब अगर ये कमजोर होगी तो गवर्नर हावी हो जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ कारण है। और क्या है, एक आ जाती है दल बदल, या जो अपने बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन भी बड़ी बात है। फिर कोई आदमी पहले कांग्रेस में था, फिर वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी वाला कांग्रेस में आ गया, ऐसे चलता रहता है। लोकतांत्रिक पार्टी वाला उधर में चला गया, बीएसपी वाले कांग्रेस में आ गए। ये चीजें चलती रहती हैं। इससे पता चलता है कि इनके अंदर तो है फूट, एकता नहीं है। तो यहां से पता चलता है कि गवर्नर को पावरफुल होना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो स्टेट तो कोलैप्स कर जाएगा, स्टेट फेल हो जाएगा। यहाँ का सिस्टम नहीं चलेगा ढंग से, क्योंकि यहाँ का चलाने वाले लोग हैं उनमें आपस में नहीं बन रही है, अलायंस नहीं है, सरकार मजबूत नहीं है। तो इसको छोड़ तो नहीं सकते, तो ऊपर एक हेड बैठे हैं गवर्नर, क्योंकि इनका कोई टेन्योर तो फिक्स है नहीं, कभी भी रह सकते हैं। इसलिए एक मजबूत लीडरशिप रहनी जरूरी है। इसलिए आज के टाइम में जो गवर्नर है वो मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि जो गवर्नर है वो बनते कैसे हैं। जो गवर्नर है ना वो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट थे उनके लिए इलेक्शन होते हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, सभी आकर वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी है, एमएलए हैं, सभी आकर वोट डालते हैं। लेकिन जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो होते हैं नॉमिनेटेड। उनको प्रेसिडेंट है अपनी मर्जी से एक आदमी को गवर्नर बना देता है, अपनी मर्जी से। कोई मतलब वो सलाह लेता है किसी से, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेता है, वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, लेकिन बिना किसी इलेक्शन के गवर्नर बना देते हैं। अब ये गवर्नर बनाना क्यों जरूरी है? गवर्नर बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो गवर्नर है वो स्टेट और सेंटर, इनके बीच की कड़ी है, स्टेट और सेंटर के बीच में। या अपने कह दें कि सेंटर का प्रतिनिधित्व, या इनके लिए इनका एक एम्बेसडर टाइप एक है, पर्सन है जो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। इसलिए गवर्नर जरूरी है। और गवर्नर होते कौन है? आमतौर पर जो गवर्नर है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस हो गए हैं, या फिर एक्स मिलिट्री पर्सन हो गए, मिलिट्री के एक्स पर्सन हो गए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पुदुचेरी है, एक स्टेट है, वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी। वो किसी टाइम में आईपीएस थी, रिटायर होगी वहां से, अब वो गवर्नर है। मतलब एक पढ़े लिखे लोग जिसको संविधान की अच्छी समझ हो। कारण क्या है कि जो गवर्नर है ना, गवर्नर, इसके बारे में, इनकी पावर्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ क्लियर लिखा नहीं हुआ। तो एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है। आदमी का मतलब पर्सन, आदमी मतलब सिर्फ मेल नहीं है, यहाँ पर पर्सन है। तो एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसको संविधान की अच्छी समझ हो, कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ हो, वही बंदे बनते हैं। क्योंकि देखो इलेक्शन तो होना नहीं है, तो एक जो बंदा है बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो एक्स मिलिट्री पर्सन है, इनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है समाज को, सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का। बड़े एग्जाम, मुश्किल एग्जाम पास करके ही बने होते हैं। ठीक है, अब एक और पॉलिसी रही है कि जो गवर्नर है वो कौन होगा। एक तो स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है उस पार्टी का ना हो तो बेहतर होता है, ये है। एक बार एक जो गवर्नर बन गया, जो गवर्नर एक बार बन गया, आमतौर पर उसको दोबारा गवर्नर नहीं बनाया जाता। और क्या है, मान लो राजस्थान है, यहां का गवर्नर बनाना है, तो वो बंदा राजस्थान का नहीं होगा। तो मतलब गवर्नर कभी भी अपने स्टेट में जाकर गवर्नर नहीं बनेगा, ताकि क्या है, वो बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के और बिना अपने ही एरिया को आगे ले आए, ऐसी थिंकिंग से बाहर आकर पूरे स्टेट का भला कर सके।
ऐसा होता है हमारा गवर्नर। ठीक है, अब अपने देखेंगे कि गवर्नर, देखो एक गवर्नर के लिए कुछ सिफारिशें थी, कुछ रिकमेंडेशन थी। एक बना था सरकारिया आयोग बना था, वो थोड़ा आपको बता ही देते हैं। एक बना था सरकारिया कमीशन बना था। इसने बताया था कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होना चाहिए। आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग एक गवर्नर कैसे होना चाहिए। आर्टिकल 155 में बताया कि गवर्नर कैसे बनेगा। इसने बताया एक तो गवर्नर एक से ज्यादा बार ना बने। दूसरा बताया कि जो गवर्नर होगा वो अपने स्टेट का नहीं बनेगा, मतलब जहां पर वो पैदा हुआ, जहां का वो सिटीजन, मतलब जहां का वो रहता है, वो जहां पर उसका घर है, वोटर लिस्ट जहां पर उसका है, परिवार है, उस स्टेट का वो गवर्नर नहीं बनेगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात नहीं मानी जाती। इसने बताया था कि जिस स्टेट में गवर्नर बनाना है ना, वहां के चीफ मिनिस्टर से एक बार सलाह ले लेना। ये बात कभी नहीं मानी जाती। ठीक है, बाकी दो बातें आमतौर पर मान लेते हैं। अब अपने देखते हैं कि गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं। सबसे पहली जो गवर्नर की पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर। देखो अपने देख रहे हैं पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, जो पहली पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर, बहुत मतलब सभी पावर इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब जो स्टेट को चला रहे हैं वो एक टाइप से गवर्नर ही है। स्टेट को चलाने के लिए, देखो स्टेट को चलाने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री। ये काम करते हैं, स्टेट को चलाने का काम करते हैं हमारे मंत्रीगण, हमारे मिनिस्टर। तो मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इनको अपॉइंट करना है। इनको अपॉइंट कौन करेगा, वो करेंगे हमारे गवर्नर साहब। गवर्नर है वो स्टेट में चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अब अपॉइंट किसी को भी नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो यहाँ की विधानसभा है, इसमें सबसे ज्यादा सीट मेजोरिटी किसको आई है, ये देखेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे। कई बार मेजोरिटी नहीं आती है, फिर देखते हैं कि किसके पास अलायंस है। अब अलायंस भी ना हो, फिर ये देखते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो ऐसे कई चीजें देखे अपने दिमाग से ये चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, और ये चीफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वो इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है इनकी। लेकिन जो ये सिस्टम चलाना है, कोई बिल पास करना है, कोई एक्ट लेकर आना है, कोई कानून बनाना है, कोई कुछ भी करना है, तो सारा काम वो चीफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। ऐसे ये इनका ये काम है, एग्जीक्यूटिव काम है। ठीक है, अगली इनकी पावर है दूसरी इनकी पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर। तो देखो चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, इनकी एडवाइस पर काम करेंगे, तो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अब चीफ मिनिस्टर होगा कौन, उनको चुनना है, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। मतलब मंत्री बनाने हैं, बनाएंगे तो मंत्री चीफ मिनिस्टर सलाह यही देंगे, बाउंडेड है ये। लेकिन जो फाइनल साइन करने जैसे राष्ट्रपति करते हैं अपने प्रेसिडेंट, वो हमारे गवर्नर करेंगे। इसके अलावा ना कई स्टेट्स में देखो, जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, वैसे कई स्टेट में ना इन असेंबली के 2 हाउसेस होते हैं। एक तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सभी स्टेट्स में है। एक कई में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर गवर्नर के पास होंगी। और वो किनको करेंगे, जिनके पास आर्ट, कल्चर, साइंस, मतलब ऐसी स्ट्रीम्स है, बड़ी बड़ी म्यूजिक, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल है, इनकी जिनके पास मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री मतलब कि एमए नहीं, ठीक है, मतलब जो इनमें एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों को वो लेकर आएंगे। क्योंकि ऐसे लोग चुनाव तो लड़ नहीं सकते, इनके पास इतने राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी जरूरत है।
लॉ मेकर्स को उनकी जरूरत है, उनके एक्सपीरियंस की। तो 1/6 मेंबर है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर की, लेकिन अपॉइंट यही करते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक मेंबर को, एक नॉमिनी को वो अपॉइंट कर सकते हैं, एक एंगल मेंबर को। वो देख लेते हैं अगर इनके पास नहीं है रिप्रेजेंटेशन ढंग का तो ये कर लेते हैं। अब एक है ऑर्डिनेंस। लेजिस्लेटिव पावर में एक पावर इनके पास आती है ऑर्डिनेंस। देखिए सारी जो सेम चीजें हैं, जैसे सेंटर में होती हैं वैसे स्टेट में होती हैं, सब कुछ सेम है। एक पावर है इनकी ऑर्डिनेंस, ये वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, अपने वहां पर चर्चा नहीं की, यहां पर कर लेते हैं। देखो कोई बिल लेकर, कोई नया कानून बनाना है, एक्ट लॉ बनाना है, तो उसको असेंबली में मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल 168 के अंदर, सॉरी 168 नहीं है, 231 है, 231 के अंदर क्या कहा गया है, एक ऑर्डिनेंस की पावर होती है। अब ये क्या पावर है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब किसी असेंबली का सेशन नहीं चल रहा, जब किसी असेंबली का सेशन नहीं चल रहा, तब किसी कानून की जरूरत है, तो गवर्नर एक ऑर्डिनेंस के जरिए कोई भी लॉ, रूल, कोई एक्ट लेकर आ सकते हैं। वैसे तो यहां से पास कराना पड़ता है, लेकिन कभी एमरजेंसी आ गई, कुछ करना पड़ गया तो ला सकते हैं। अब क्या है, लेकिन क्या होता है, जब भी सेशन स्टार्ट हो गया तो सेशन स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर अंदर इसको यहां से पास करवाना जरूरी है। पास कर दिया तो ये एक्ट बना रहेगा, पास नहीं किया तो एक्ट फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर ना यस हुआ ना नो हुआ, 6 हफ्तों तक कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, तब भी ये इनवैलिड हो जाएगा। मतलब इनको पास करवाना जरूरी है। ये है। आगे है इनकी जो फाइनेंशियल पावर्स क्या है, इनकी वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स क्या है। गवर्नर की, तो देखो स्टेट में जितने भी बिल बन रहे हैं, पास हो रहे हैं, या कुछ भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं जिनमें खर्चा हो रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सभी का जो बिल पास हो रहा है तो उस पर जो लास्ट साइन होंगे वो गवर्नर के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर असेंबली में कोई मनी बिल लेकर आना है, कोई भी मनी बिल लेकर आना है, तो उसके लिए प्रोवाइव परमिशन यानी पूर्व अनुमति चाहिए। वो असेंबली में पेश होने से पहले उसको गवर्नर को दिखाना है, भाई सर ये बिल हम पेश कर रहे हैं, यहाँ पर कर दें, तो कहोगे कर दें, फिर करना है। तो इनकी परमिशन जरूरी है, फिर यहां पर आएगा असेंबली में। ये नहीं सीधा भी, पहले देखो लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर से पूछते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, गवर्नर से पूछते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। ये है इनकी फाइनेंशियल पावर। जो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर है। एक इनकी लीगल पावर आपको बताना भूल गया मैं, और भी है कि जो गवर्नर है ना, एक है चीफ मिनिस्टर, सरकार चला रहे हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इनसे पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी, तुम इस स्कीम में क्या कर रहे हो, उस फील्ड में क्या कर रहे हो, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये इनका राइट है और इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगली पावर कौन सी है गवर्नर की। गवर्नर की अगली पावर है जुडिशियल पावर। सेम है। एक तो मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया, तो ये उनको माफ कर सकते हैं, पार्डन, क्षमा याचना, क्षमा कर सकते हैं, क्षमादान। एक तो नंबर होगी जुडिशियल पावर। आगे अपन जो जुडिशरी है, मतलब क्या है, स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट में जो जज लगाने हैं, वो जज कौन होंगे, इसके लिए जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको
देखो हमारे यहाँ गवर्नर है, हम देख रहे हैं गवर्नर के जो लीगल राय जुडिशियल पावर है कौन सी है, तो हाई कोर्ट में जज लगाने हैं, तो गवर्नर चीफ जस्टिस को एडवाइस दे सकते हैं कि वो जज कौन से हों, नंबर एक। दूसरी बात क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जितने भी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जितने भी जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर जो जज हैं, उन जज की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है इनकी एडवाइस से। उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उल्टा होता है, वहां पर उल्टा है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। और क्या होते हैं, एक एजुकेशन में आ जाते हैं। एजुकेशन में हमारे स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन सभी के चांसलर भी हमारे गवर्नर होते हैं, उनके कुलपति हमारे गवर्नर होते हैं। इतनी सारी पावर्स हैं इनकी। दूसरी पावर क्या है, मान लो असेंबली में मिनिस्टर हैं, विधानसभा में मिनिस्टर हैं, मान लो इन्होंने कोई क्राइम कर दिया, इन पर केस हो गया, इन पर मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन स्पीकर ने बोल दिया नहीं अभी नहीं चलाना, और गवर्नर ने बोल दिया भी नहीं इन्होंने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, तो इन पर मुकदमा चलेगा। अगर गवर्नर ने कह दिया कि मिनिस्टर पे मुकदमा चलेगा तो चलेगा, स्पीकर ने कह दिया नहीं चलेगा, इसने कह दिया चलेगा, तो इनकी बात मानी जाएगी क्योंकि ये सीनियर मोस्ट हैं, ठीक है। तो ये थी गवर्नर की पावर्स, ठीक है। और ये जो डिसीजन है ना, पहले क्या था, अभी ऐसा था, अभी अगर स्पीकर ने कह दिया कि मेरे पास जो मंत्री हैं, जब तक वो मंत्री है इन पर केस नहीं चलेगा, तो केस नहीं चलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये पलट दिया, बोल दिया कि ये जो पोस्ट है बड़ी पोस्ट है, इनकी बात मानी जाएगी। तो 5 नवंबर 2004 से ये सिस्टम बन गया है कि अगर इन्होंने कह दिया कि ये केस चला सकते हैं तो वो चला सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गवर्नर की पावर्स, ठीक है। इसके अलावा भी छोटी मोटी पावर्स और भी हैं, जैसे मान लो स्टेट के जो सिस्टम फेल हुआ, स्टेट के अंदर स्टेट है, वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, किसी के पास इतना तगड़ा गठबंधन अलायंस नहीं है, सरकार गिर गई है, सरकार कोलैप्स कर रही है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो रहा है, तो इमरजेंसी कौन लगाएंगे, प्रेसिडेंट लगाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए कहेगा कौन, वो कहेंगे गवर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने जरूरी होंगे। मान लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी जगह पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहता है, कोई सपोर्ट नहीं रहती है, कोई अलायंस नहीं है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो वहां पर मतलब वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो गया है, तो वहां पर भी सरकार चलाना जरूरी है। अब सरकार है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, तो यहां की सरकार चलाने की परमिशन देनी है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट यहां की सरकार चलाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इमरजेंसी, इसको बोलते हैं इमरजेंसी लगाना। ये है आर्टिकल 356 में, ये इमरजेंसी लगाएंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को लगाने के लिए कहेंगे गवर्नर, ये बात है, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं, लास्ट देखते हैं, ये इनकी पावर्स हैं। कुछ और भी छोटी मोटी पावर्स हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे असम है, असम के अंदर क्या कुछ माइंस है, वो माइंस कौन सी स्टेट की हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं, ये जो बंटवारा करना है, ये भी कुछ कुछ डिसीजन है जो गवर्नर अपने दिमाग से ले सकता है। इसके बारे में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो अपने दिमाग से ले सकता है। एक ना जो गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे गवर्नर गवर्नर बने जाते हैं, ठीक है, ये चीज है, इनका कोई टेन्योर नहीं है। अब अपने देखते हैं अगला पॉइंट, आगे है चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
देखिए किसी भी स्टेट में गवर्नर चला रहे हैं, स्टेट चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं चला रहे हैं, ये नाम के हेड है। स्टेट चलाने के लिए जो लोग हैं वो जनता द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो होते हैं, देखो एमएलए होते हैं, ठीक है। जैसे अपने राजस्थान में 200 एमएलए हैं, तो जो मेजोरिटी है यानी 101 या उससे ज्यादा एमएलए जिस साइड हो जाएंगे उनका लीडर बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, और ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा हमारा गवर्नर, ठीक है। गवर्नर बनाएंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। अब गवर्नर को एडवाइस देने के लिए चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए क्या है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अब ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो अपने इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे ये, और अगर हो सका तो अपनी वो भी कर लेंगे। अगर आपको वीडियो कभी लंबी लगती है तो उसको 2 पार्ट में देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगी। मैं विदा लेता हूं तब तक के लिए, धन्यवाद।